બધા મને રવિભાઈ નહીં બધા એક બે મિનિટો નહીં કરતો જરૂરી હિરણભાઈ થઈ ગયું એટ્રીનું ચલાવી લો ભાઈ. બસ થેન્ક યુ. વાહ વાહ જોરદાર. આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના વરિષ્ઠ મહામંત્રી અને ગુજરાત કોંગ્રેસ સંગઠનના પ્રભારી સન્માનીય મુકુલ વાસ્નિકજી, આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલ, પૂર્વ અધ્યક્ષ માનનીય સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ, એઆઈસીસીના મંત્રી માનનીય રામકિશન ઓજાની, માનનીય ઉષાજી, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના ઉપનેતા સન્માનીય સતીશભાઈ પરમાર, એઆઈસીસી તરફથી જેમને લોકસભા ઇલેક્શન માટેનો કોઓર્ડિનેશનની જવાબદારી છે સારિકાજી સહિત મારા મીડિયા ટીમના સાથીદારો, આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં હું સન્માનીય અધ્યક્ષજીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજની આ પત્રકાર सबका स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रभारी और सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी आपको संबोधित करेंगे। माननीय मुकुल वासनिक जी ने विनंती करें। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल जी, रामकृष्ण गुप्ता जी, उषा नायडू जी, सारिका चौधरी जी और यहाँ पर हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष मनीष जोशी जी और सभी पत्रकार, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और देश भर में एक परिवर्तन का वातावरण है। जिस दिन से चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर चुनाव की तिथियों की घोषणा करी, उसके कुछ समय पहले से ही एक बदलाव का वातावरण देश भर में होने में नजर आ रहा है। 10 साल पहले देश की राजनीति में यहीं से एक नेता ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए जब ये यहां से चले थे तो समाज के तमाम वर्गों को अलग अलग तरीके से उन्होंने लुभावने के लिए वादे किए थे। आज 10 साल के कार्यकाल में अगर देखेंगे तो ये पता चलता है कि दिए हुए वो हर वादे कहीं पर भी अमल में लाने की दिशा में उनकी ओर से, उनकी सरकार से ओर से कोई प्रामाणिक प्रयास नहीं हुआ। नौजवानों के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के सुरक्षा का वादा किया था उनके साथ धोखा हुआ, व्यापारियों के साथ धोखा हुआ। जिस तरह से जीएसटी देश में लाने का काम किया, उस जीएसटी से व्यापार बढ़ने की जगह वहां पर रुकावटें बनी है, ये हमने सबने देखा। किसानों के साथ धोखा हुआ, जो 3 काले कानून संसद में पारित करे थे वो किसानों के हक में नहीं थे, वो किसानों के खिलाफ में थे।
आखिर सरकार पर इतना दबाव आया कि सरकार को वो कानून पूरी की पूरी तरह से वापस लेने का काम करना पड़ा। 2022 के ही अगर आंकड़े देखे जाए तो पता चलता है कि 11,290 किसानों ने पूरी एक वर्ष में आत्महत्या करी। 2014 से 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि करीब 1 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। जिन किसानों को कहा गया था कि उनको बड़ा मुनाफा मिलेगा, इस तरह के दाम फसल को दिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। तो समाज का हर वर्ग, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, समाज का वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, परेशान वर्ग, जिसको मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत थी, उनको छोड़ दिया। तो इस तरह का धोखा नरेंद्र मोदी जी ने ये देश के साथ किया है। ये 10 साल की कहानी जब इतिहास में लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी कि ये 10 साल बड़े अंधकारमय थे। ये 10 साल पूरे अन्याय से भरे हुए थे। ये 10 साल पूरी तरह से अराजकता से भरे हुए थे। ये 10 साल सरकार की ओर से नफरत और द्वेष फैलाने में बिता दिए। इस तरह से ये 10 सालों की कहानी लिखी जाएगी। भारत के लोकतंत्र के सामने जबरदस्त चुनौती खड़ी है। अगर फिर दोबारा दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हैं तो ये मान लेना होगा कि ये इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये आखिरी का चुनाव साबित होगा। इस मुल्क का संविधान समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस तरह का काम उन्होंने पिछले सालों में किया है। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, जो भारत का संविधान हमारे तमाम सामाजिक वर्गों को समानता का, समता का, सामाजिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का और आर्थिक न्याय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज करके बना हुआ है, उसके सामने आज चुनौती है। तो उसको बचाने का भी ये लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के समक्ष हमारे न्याय पत्र को रखा है। हमने ये सारे चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में न्याय को रेखांकित किया है, क्योंकि पिछले 10 साल ये अन्याय भरे रहे हैं। और हमारे ये न्याय पत्र के जरिए हम वादा करते हैं नौजवानों को, हम वादा करते हैं महिलाओं को, हम किसानों को वादा करते हैं, श्रमिकों को वादा करते हैं, और इसी के साथ साथ हम सामाजिक और आर्थिक जनगणना करके हम समाज के विभिन्न वर्गों को भी हिस्सेदारी का, न्याय का एक विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं। कल हम जब सरकार में आते हैं लोगों के समर्थन के जरिए, तो हमारा ये वादा है कि हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की रहेगी, उसको 1 लाख रुपए सालाना का स्टाइपेंड हम देने का काम करेंगे। जितने भी सरकारी पद आज रिक्त पड़े हैं, जो अनुमानित 30 लाख है, वो हम एक निश्चित समयावधि में हम भरने का काम करेंगे। हम एक 5,000 करोड़ का एक अलग से कॉर्पस फंड बनाएंगे, जिसके जरिए हर जिले में स्टार्टअप शुरू करने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग देने का काम होगा। गरीब परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मदद देने का भी हमारा वादा है। हम किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी तौर पर हम कमीशन गठित करने का काम करेंगे, और एमएसपी
सुनिश्चित करने के लिए हम कानूनी गारंटी देने का भी हम वादा करते हैं। स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें करी थी किसानों के संबंधित और किसानी से संबंधित, हम उन सिफारिशों को लागू करने का भी वादा करते हैं। मनरेगा में 400 रुपए न्यूनतम रोजी देने का भी हमारा वादा है और हम ये वादा करते हैं कि जो 50% का आरक्षण पर एक प्रतिबंध लगा है कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को 50 से अधिक आरक्षण नहीं मिल सकता है, तो उसको भी हम संसद में कानून के जरिए हम शीतल करेंगे ताकि हम अधिक मात्रा में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों को हम आरक्षण के जरिए फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो दबा कुचला व्यक्ति है, जिसके आंखों में आज भी आंसू बने हैं, अपने आंसुओं से जो अपनी प्यास बुझाने का काम करता है, लेकिन जिसके तरफ भारतीय राजनीति में जिन्होंने तमाम वादे करके इस संदर्भ में पूछने होंगे तो आप जरूर पूछिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। सर बिल्कुल जी, आप जो बता रहे हैं कि 50% जो अनामत जो है उसको आप बढ़ा के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कितने % तक ले जाए? इससे तो ऐसा होता है कि बाकी का जो समाज है वो तो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। जैसा 50% से बढ़ा के आप आगे के ले जाने की सोच रहे हैं, बाकी लोगों को तो कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो 16 वर्ग उनका क्या होगा? देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को अपने अवसर मिलने चाहिए, इसमें किसी भी तरह से कोई संदेह रहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप ये तो समझ लीजिए कि आज देश में 1% ऐसे लोग हैं जो भारत के संपत्ति का करीब 25% हिस्सा, महज 1% लोग उसका लाभ ले रहे हैं। अब 25% अगर हमारी संपत्ति अगर 1% लोगों के हाथों में है, तो ये क्या न्याय संगत है? ये न्याय संगत नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार से ज्यादा महत्व इस बात का है कि वो आर्थिक संपत्ति किस तरह के से समाज में वितरित हुई। क्या कुछ ही हाथों में वो केंद्रित हुई कि समाज में समान रूप से वो लोगों के हाथों तक के पहुंची। तो आर्थिक तौर पे जो पिछड़ा लोग है उसका के लिए कुछ करेंगे? देखिए, जब हम सरकार में थे इससे पहले 2014 तक, तब आपको ये बात का भी संज्ञान होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हमारे समाज में जो है उनको भी हमने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया। ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं जहां पर सिर्फ वो लोग जा सकते थे जो आर्थिक तौर पर संपन्न है, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में हमारे सरकार के कानून की वजह से वहां पर आर्थिक तौर पर जो कमजोर है उनको। सर, लोकसभा चुनाव राजकोट के प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं उसके बारे में वहां जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको संज्ञान होगा। अब ये है कि 16 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं। बात कांग्रेस की ओर से ये आ रही है कि परेश दानानी को राजकोट लोकसभा चुनाव बैठक से लड़ाया जाए। इस स्थिति में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ये कहा है कि जो मौके का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस, पर वो हार जाएगी। इस पर क्या कहना है पूरे विवाद और परेश दानानी की संभवत उम्मीदवारी के बारे में? देखिए, हमारे
20 प्रत्याशियों का ऐलान हमने कर लिया है, 4 प्रत्याशियों का ऐलान बचा हुआ है। प्रदेश के तमाम नेताओं से विचार विमर्श हो गया है। हम करीब करीब अपना फैसला कर चुके हैं। किसी भी समय हम हमारे 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। आप सिर्फ राजकोट की बात कर रहे हैं, मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं। जो फिजा आज गुजरात में है, राजकोट में जिस तरह के बयान दिए वो कितने गैर जिम्मेदारान बयान है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। किस तरह से उसका विरोध हो रहा है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष पर बैठे नेताओं से लेकर तो जिलों में उनके तमाम जो नेता काम करते हैं वो ऐसे गैर जिम्मेदारान बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उनका ये स्वभाव है। समाज में नफरत कैसे फैलाए, द्वेष कैसे फैलाए, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो राजकोट तक के सीमित नहीं, मैं यहां पर भरोसा दिलाता हूं, गुजरात में वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। ये जो हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो क्यों कर रही है? सिर्फ यहाँ गुजरात में नहीं तो तमाम दूसरे राज्यों में, क्योंकि वो घबराए हैं। उनको पता है, कह रहे होंगे कि इतना आंकड़ा हम पहुंचेंगे, लेकिन जो मजबूत होता है उसको ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं मजबूत हूं, मैं पहलवान हूं। उसको जबरदस्ती ये कहना पड़ रहा है मैं पहलवान हूं। वो पहलवान नहीं है। ये जब वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा। गुजरात में कांग्रेस के बड़ी तादाद में यहां से सांसद चुनकर आएंगे, ये मुझे विश्वास है। के बारे में क्या कहना सर? मैंने कहा ना, हमने हमारे गुजरात के नेताओं से चर्चा कर ली है। हमारे 4 प्रत्याशियों की घोषणा जो तक नहीं हुई वो जल्दी करेंगे, तब आपको पूरा चित्र समझ में आ जाएगा। कल उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया है, मैं लड़ू कर रहा हूँ, क्या कहना है इसके बारे में? तो मैंने 2 बार मैंने कह दिया। मोबाइल नीचे नीचे मोबाइल बस। मनीष भाई फॉरम ऊपर मीडिया सेक्शन फॉरम ऊपर बाइट अपने तक मीडिया सेक्शन